ओम। ओम। आंखें बंद रखिए और मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। स्वामी राम के जीवन का एक प्रसंग है। स्वामी राम भारतीय आध्यात्मिक जगत के बड़े दैदीप्यमान सितारे थे। अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के संबंध में एक बार जब वो जापान गए, टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे थे, फुटपाथ पर एक बोनसाई की दुकान देखी। बोनसाई को आपको पता है, वो जापानीज टेक्नोलॉजी है जिससे वो 1.5-2 फुट की हाइट में छोटे से गमले में पूरा का पूरा वृक्ष उगा लेते हैं। बड़ का वृक्ष उगा लेते हैं, आम का वृक्ष उगा लेते हैं, नीम का वृक्ष उगा लेते हैं। तो छोटे छोटे वो वृक्ष रखे देखे डिस्प्ले में। स्वामी राम को आश्चर्य हुआ, दुकान के अंदर गए। दुकानदार से पूछा कि ये क्या टेक्निक है, कैसे आप 1.5-2 फुट की हाइट में पूरा का पूरा वृक्ष उगा लेते हैं? दुकानदार ने कहा, बहुत सिंपल है। हम बीज को जमीन में डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसकी जमीन में जड़ें गहरी जानी शुरू होती हैं। जड़ें जमीन में गहरी जाएं, ये अनिवार्य शर्त है इस बात के लिए कि वृक्ष जमीन के ऊपर ऊंचा उगे। तो जब जड़ें जमीन में गहरी जानी शुरू होती हैं, हम कैंची लेकर जड़ों को काट देते हैं, उनको जमीन में गहरा नहीं जाने देते हैं। और जब जड़ें जमीन में गहरा नहीं जा पाती तो वृक्ष भी जमीन के ऊपर ऊंचा उगना भूल जाता है। स्वामी राम वापिस होटल आए। अपनी डायरी में उन्होंने एक वाक्य लिखा कि प्रकृति का कैसा अद्भुत रहस्य है कि जो जमीन के नीचे है वो उसको बनाता है जो जमीन के ऊपर है। जितनी जमीन में जड़ें गहरी जाएंगी उतना ही वृक्ष जमीन के ऊपर ऊंचा उगेगा। इनविजिबल क्रिएट्स द विजिबल, रूट्स क्रिएट द फ्रूट्स। ये प्रसंग मैंने यहां इसलिए सुनाया क्योंकि गर्भ के 9 महीने और उसके बाद के पहले 6 साल, वैसे तो सारे 15 साल ही महत्वपूर्ण है, पर पहले 6 साल और गर्भ के 9 महीने, ये 7 वर्ष का पीरियड ऐसा है जब सतह के नीचे का जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये शिशु का सारा सबकॉन्शियस माइंड, इसकी प्रोग्रामिंग इस समय हो रही है। तो इस समय 9 महीने गर्भ के और पहले 6 साल जन्म के बाद माता पिता जो कुछ करते हैं बच्चे के साथ, वो सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। और यहां पर हमें EQ और SQ के बीज डालने पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर वो क्रिया जो उसके साथ हम कर रहे हैं वो हम समझें कि क्यों कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। गर्भ के 9 महीनों में मां का जो शरीर है, इनफैक्ट हर इंसान का शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है। तो गर्भ के 9 महीनों में मां जो कुछ अनुभव करती है, उसके सारे एक्सपीरियंसेस केमिकली, उसका हर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म होता है केमिकल्स में, और वो केमिकली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वो बच्चे के फीटस को प्रोग्राम करता है।
जो फीटस मां के गर्भ में ग्रो हो रहा है, एक सेल से लेकर अरबों खरबों सेल तक 9 महीने में, उसका हर सेल फीटस का एक कंप्यूटर चिप की भांति है। उसमें कैपेसिटी है इनपुट की, मेमोरी की, प्रोसेसिंग की और आउटपुट की। तो मां का हर अनुभव केमिकली फीटस के हर सेल को प्रोग्राम करता है, और वो इसलिए करता है, ये प्रकृति का तरीका है कि वो फीटस को, शिशु को जन्म से पहले तैयार करे उन सारी परिस्थितियों के विषय में जो जन्म के बाद उसको फेस करनी है। यदि घर में क्लेश है 9 महीने की प्रेगनेंसी में, तो जन्म के बाद बच्चे को भी क्लेश वाली परिस्थितियां देखनी है। घर में यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है 9 महीने में, तो जन्म के बाद भी वो परिस्थिति होगी। यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं और स्ट्रेस है उनके संबंधों में, तो जो गर्भ के 9 महीनों में हो रहा है मां के साथ, वो जन्म के बाद बच्चे के साथ भी होगा। तो लाइफ के लिए, जीवन के लिए प्रिपेयर करना है प्रकृति को उस शिशु को 9 महीने की प्रेगनेंसी में, और इसलिए मां का हर एक्सपीरियंस केमिकल्स में ट्रांसफॉर्म होकर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वो बच्चे के फीटस के हर एक सेल को प्रोग्राम करता है। और इसलिए गर्भ के 9 महीनों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पति पर, मां पर, स्वयं पर और पूरे परिवार पर, कि उसका एक एक क्षण प्रसन्नता भरा हो, कि उसका एक एक क्षण पीसफुल हो, कि उसका एक एक क्षण मधुर संगीत से गुंजायमान हो, कि उसकी नजर हर बार जब भी पड़े सुंदर चित्रों पर पड़े। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि गर्भवती मां के कमरे में सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें होनी चाहिए, सुंदर सुंदर नेचर की, फूलों की, पक्षियों की तस्वीरें होनी चाहिए, उसको पीसफुल म्यूजिक सुनना चाहिए, सीरीन म्यूजिक सुनना चाहिए, उसके माइंड की स्थिति ट्रैंक्विल होनी चाहिए और वो हर क्षण प्रसन्न रहे। ये आवश्यक है परिवार की जिम्मेदारी। उसको श्लोक सुनने चाहिए, उसको मंत्र सुनने चाहिए, उसको भगवत गीता सुननी चाहिए, उसको अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, उसको अपने गर्भ में पलते शिशु से बात करनी चाहिए। साउंड का बहुत इंपैक्ट होता है गर्भ में पड़ते शिशु पर, क्योंकि उस समय वो तो मां के गर्भ में है, या टच तो फील करेगा थ्रू फ्लूइड जिसमें वो तैर रहा है, और ध्वनि फील करेगा थ्रू वाइब्रेशन। देख नहीं सकता, तो उसके दो ही इनपुट काम कर रहे हैं, टच का और ध्वनि का। तो ध्वनि के साउंड्स का इंपैक्ट उस समय जो भी मंत्र पढ़े जाए, जो भी वाइब्रेशन चाइल्ड को दिया जाए, जो भी आवाजें वो माँ के कानों के द्वारा सुने, जो भी माँ का अनुभव वो महसूस करे केमिकली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, केमिकल्स के द्वारा, वो सारे पॉजिटिव अनुभव होने चाहिए। तो गर्भ के 9 महीनों का, इसीलिए दो जो संस्कार भी प्रीनेटल संस्कार है गर्भाधान के बाद के, पुंसवन संस्कार उसके शरीर को स्वस्थ बनाने का संस्कार है। सारे मंत्र, उसकी सारी प्रोसेस जो है पुंसवन संस्कार की, वो बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने की, वाइटलिटी, पुंस देने की है। और सीमंतोयनन संस्कार जो है, ये उसके माइंड को, उसके मन को साहसी, वीर, प्रतापी बनाने का संस्कार है, और उसकी सारी प्रोसेस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये 9 महीनों में बच्चे की प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की शुरू हो रही है, और इसलिए मां का सारा बीइंग, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके माइंड की परिस्थिति बिल्कुल प्रसन्न, पॉजिटिव, सुंदर होनी चाहिए। जन्म के बाद भी इसीलिए पहले 1 साल में 6 संस्कार, जाति कर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है जब पहली बार वो घर से बाहर जाता है, और उसके बाद कर्णभेद संस्कार है और चूड़ाकर्म संस्कार है, पहले 1 साल में हो रहे हैं। तो ये सारे संस्कार इतने कम उम्र में इसलिए हैं क्योंकि इनका उनके बच्चे के, शिशु के मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये साइकोलॉजिकल एनग्राम्स हैं जो हमारा षोडश संस्कार का सिस्टम कहता है कि हमको क्रिएट करने चाहिए बच्चे के मन पर। ये मैंने षोडश संस्कार की क्लिपिंग में आपको फॉरवर्ड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसे देखें अवश्य, उसमें सारी कुछ इसकी डिटेल जानकारी दी गई है। तो गर्भाधान से पहले जो कामसूत्र के 5 स्टेप्स हैं पति और पत्नी के रिलेशनशिप के, उसकी कोचिंग हम करते हैं। 9 महीने के गर्भ में क्या मेडिटेशंस मां को करने चाहिए, उसको क्या सबकॉन्शियस बच्चे की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, उसको किस प्रकार के फीलर्स बच्चे को देने चाहिए। केसेस ऐसे भी हैं कि राइम्स के द्वारा मां ने पहाड़े सिखाए हैं बच्चे को गर्भ में,
अभिमन्यु की कहानी हमने सुनी है, वो वास्तविक है। राइम्स के द्वारा पहाड़े सिखाएं बच्चे को, और बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद जब स्कूल में गया और जब पहाड़े सीखने की बात आई सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में जाकर, तब उसको 2 का पहाड़ा सिखाने गए गुरुजी, और वो 14 तक के पहाड़े उसने राइम्स के द्वारा बोल दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि गर्भ में 9 महीने हम बच्चे के साथ क्या करते हैं, और उसके पैदा होने के बाद पहले 6 वर्षों में उसकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए द गोल्डन डजन करके मेरे पास 12 रूल्स हैं पेरेंट्स के बच्चे के जन्म के इमीडिएटली बाद से। ये 12 रूल्स हर माता को, हर पिता को बहुत अच्छी तरह से समझने चाहिए। मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने पेरेंटिंग सीखी है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं ग्लेन डोमन करके, 3 बार मैं गया वहां से, उनके पास से सारा ब्रेन डेवलपमेंट का साइंस सीखने के लिए। बहुत ही उनका सुंदर स्टेटमेंट है। वो कहते हैं संसार में केवल 2 ही प्रकार के पेरेंट्स हैं। एक, ये पहला रूल है, ये समझना कि संसार में केवल 2 ही प्रकार के पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट वो है जिसके लिए उसका शिशु ब्रह्मांड का केंद्र है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, उससे शुरू होकर उस पर ही सारी बात उसके जीवन की खत्म हो जाती है। ये एक प्रकार के पेरेंट हैं जिनके लिए उनका शिशु ब्रह्मांड का केंद्र है। और दूसरा प्रकार के पेरेंट्स वो हैं जिन्हें पेरेंट बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी उनका शिशु नहीं है, उनकी प्रायोरिटी जीवन की बहुत सी दूसरी चीजें, उन्हें पेरेंट बनना ही नहीं चाहिए था। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। हमारे शिशु को हमारे ब्रह्मांड का केंद्र होना चाहिए। आप उसे इस विश्व में लाए हो तो उसको जीनियस बनाना, उसकी हर बात का ध्यान रखना, वो आपकी चेतना में भरा हुआ होना चाहिए, वो आपके ब्रह्मांड का केंद्र होना चाहिए। दूसरा गोल्डन रूल, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड is your undivided attention। सबसे बड़ा उपहार आप अपने बच्चे को दे सकते हो वो आपका अनडिवाइडेड, अविभक्त ध्यान, अटेंशन अपने बच्चे पर। जब भी आप उसके साथ हो, आपका अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे को मिले, ये सबसे बड़ा उपहार है माता पिता का बच्चे के लिए। अगर आप उसको कहानी सुना रहे हो तो आप और वो, फिर मोबाइल फोन नहीं, फिर टेलीविजन नहीं, फिर कोई विजिटर नहीं, फिर किसी और से बातचीत नहीं, आप, कहानी और वो, बस यही आपका पूरा ब्रह्मांड उस वक्त होना चाहिए, उस समय होना चाहिए। उसके साथ जो भी आप क्रिया कर रहे हो बच्चे के साथ, अनडिवाइडेड अटेंशन। जितनी भी देर के लिए आप हो बच्चे के साथ, तो आप और आपके शिशु के बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। थर्ड गोल्डन रूल पेरेंटिंग का, पहले 2 वर्षों तक रेडिएशन डिवाइसेस बच्चों को नहीं दें। न मोबाइल फोन दें, न टीवी दिखाएं, न कंप्यूटर, न आईपैड, ये कुछ नहीं। पहले 2 साल तक रेडिएशन जो निकलता है मैग्नेटिक डिवाइसेस की स्क्रीन्स में से, वो उनकी टेंडर आंखों के लिए, उनकी कोमल आंखों के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। तो पहले 2 वर्ष कोई रेडिएशन डिवाइस नहीं। 2 वर्ष के बाद में 4 वर्ष तक 1 घंटा प्रतिदिन आप दे सकते हो रेडिएशन डिवाइस। 4 से लेकर 8 साल तक 2 घंटे प्रतिदिन दे सकते हो। 8 से लेकर 12 साल तक मैक्सिमम 3 घंटे प्रतिदिन एक्सपोजर बच्चों का होना चाहिए रेडिएशन डिवाइसेस को। 4th गोल्डन रूल बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता को यह पता होना चाहिए कि बच्चों में सीखने की ललक होती है। दे हैव ए रेज टू लर्न। बच्चा जन्म के बाद जो कुछ भी करता है वो उसकी सीखने का ही प्रयास है। जो कुछ भी करता है, यदि वो रेंग के किसी वस्तु की तरफ जा रहा है तो उस वस्तु को देखने के लिए, उससे सीखने के लिए जा रहा है। यदि वो कांच का ग्लास जमीन पर तोड़ रहा है तो ये सीखने के लिए तोड़ता है कि ये कांच जमीन पर गिरकर ये टूटता क्यों है, इसमें ये झन्नाकी की आवाज क्यों आती है। अगर वो स्टील का ग्लास पटकता है तो ये सीखना चाहता है कि स्टील के ग्लास को पत्थर के फर्श पर पटकने से क्या होता है। उसकी हर क्रिया सीखने के लिए है। मेरे उस गुरु ग्लेन डोमन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है
नो चाइल्ड हैज एवर प्लेड विथ एनी टॉय एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस विश्व में कहीं पर भी कोई भी बच्चा किसी भी खिलौने से कभी खेला नहीं है। आप जब खिलौना बच्चे को देते हो तो वो क्या करता है? वो 5 टेस्ट अप्लाई करता है जो हर साइंटिस्ट अप्लाई करता है किसी भी नई चीज को समझने के लिए। वह पहले खिलौनों के देखता है, और इसलिए हमने खिलौने चटकदार रंगों में बनाए। फिर वो खिलौनों के हिलाकर उसकी ध्वनि सुनने का प्रयास करता है, और इसीलिए खिलौने अजीबोगरीब आवाजें करते हैं। फिर वो खिलौने को सूंघता है, इसलिए खिलौनों में सुगंध या दुर्गंध कुछ नहीं होती। फिर वो उसको चाटता है, और इसीलिए हमने नॉन टॉक्सिक ग्रेड से खिलौने बनाए। फिर उसको स्पर्श करता है, और इसीलिए खिलौनों में शार्प एजेस नहीं होते। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के टेस्ट वो 2 मिनट में समाप्त कर लेता है। उसके बाद उसका एक ही टेस्ट बचता है, वो खिलौनों को लेकर जमीन पर पटकता है, तोड़ने का प्रयास करता है, ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है वो जो अजीबोगरीब आवाजें कर रहा है। और इसलिए हमने खिलौने अनब्रेकेबल बना दिए हैं। अब ये सारे टेस्ट उसके 2 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। अब वो खिलौना हटा देता है, उसको नया खिलौना चाहिए, क्योंकि इस खिलौने से जो सीखना था वो सीख चुका है। अब उसमें सीखने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब उसको दूसरा नया खिलौना चाहिए नई बात सीखने के लिए। कोई बच्चा खिलौनों से खेलता नहीं है, वो खिलौनों से सीखता है। न सिर्फ खिलौनों से, बल्कि जीवन की हर क्रिया उसकी सीखने के लिए होती है। क्योंकि पैदा होने के बाद, जन्मने के बाद बच्चे के आसपास एक नया विश्व, एक नया संसार है, और उसकी सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करती है इस विश्व में कि वो इस विश्व के बारे में सारी बातें जितनी जल्दी हो सके सीख ले। और उसकी हर क्रिया जन्म लेने के बाद अपने आसपास की हर वस्तु को देखकर, छूकर, स्वाद लेकर, सूंघकर या सुनकर सीखने के लिए होती है। दे हैव अ रेज टू लर्न। अगला गोल्डन रूल, 5वां, कभी भी नेवर एवर बच्चे के साथ नेगेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करें। नेगेटिव लैंग्वेज में मेरा क्या अर्थ है? उसने कांच की ग्लास पटक दी, नेवर से स्टूपिड, इडियट, फुलिश। कभी ये नेगेटिव शब्द यूज नहीं करें। अरे वो तो सीखना चाह रहा है। कांच की ग्लास अगर उसके हाथ के बगल में रखी है तो वो किसने रखी है? तो स्टूपिड शब्द किसके लिए यूज होना चाहिए? आपने उसके बगल में ग्लास रखी, वो तो उसको उठाकर पटकेगा, उसको सीखना है उस ग्लास के बारे में। नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स। जब भी उसके सामने सारे पॉजिटिव वर्ड्स उसको सुनाई देने चाहिए। जीनियस, वंडरफुल, ग्रेट, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। उसको पहले 6 वर्षों में केवल और केवल पॉजिटिव शब्द ही सुनाई देने चाहिए। नेगेटिव शब्दों का प्रयोग हरगिज न करें। हमारी प्री स्कूल में यदि कोई टीचर किसी 2 साल के बच्चे को नर्सरी में या प्ले ग्रुप में स्टूपिड कह दे तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते उससे, वी आस्क हर टू गेट आउट। उनकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यह होता है कि नेवर यूज ए नेगेटिव वर्ड विद द चाइल्ड। तो पेरेंट्स को भी पहले 6 वर्षों में एक भी नेगेटिव शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वो जो कर रहा है सीखने के लिए कर रहा है। वो ये जानबूझकर कोई काम गलत है, उसको पता है कि ये गलत है और इसलिए वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सीखने के लिए कर रहा है। वो आपकी एडल्ट डेफिनेशन में जरूर गलत हो सकता है, तो आप उसका ध्यान हटाएं, वहां से किसी और चीज पर ध्यान लगाएं उसका, जिसमें उसको ज्यादा रस आए, ज्यादा इंटरेस्ट आए। कोई जिद कर रहा है और आप चाहते हो कि वो नहीं करे, तो उसका ध्यान वहां से हटाकर पॉजिटिव चीज पर लगाएं, वो जो आप करवाना चाहते हो। पर ये सब कुछ बिना नेगेटिव शब्द यूज किए। और जब भी जीवन में पहली बार वो कुछ करता है, ब्रिलियंट, जीनियस, वंडरफुल, पहली बार मुस्कुराता है, ग्रेट, पहली बार घुटनों के बल चलता है, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, पहली बार 2 पैरों पे खड़ा होता है, व्हाट ए वंडरफुल मोमेंट, पहली बार पहला कदम लेता है, एक्सेप्शनल। जब भी वो कोई काम पहली बार करता है, यूज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये बहुत आवश्यक रूल है।
छठा रूल है, ध्यान रखिए कि पेरेंटिंग 24/7 रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मां के पिता के चेहरे का हर एक्सप्रेशन, उनके द्वारा बोला हुआ हर शब्द, उनके द्वारा की हुई हर क्रिया, बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, वो सब कुछ उसके लिए लर्निंग है। यदि आप उसके सामने अपने किसी बीमार मित्र के लिए भोजन लेके जाते हो घर से, तो वो केयरिंग सीखता है। यदि आप उसके सामने एक्सरसाइज करते हो क्योंकि आप समझते हो कि आपकी हेल्थ आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वह हेल्थ को महत्वपूर्ण मानना सीखता है। यदि आप अपने बड़ों से सम्मान से बात करते हो, माता पिता अपने माता पिता से सम्मान से बात करते हैं, तो वो एटिकेट सीखता है। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हो आप सुबह प्रेयर करते हो तो वो प्रेयरफुलनेस सीखता है। आप जिस ढंग से अपने धन को हैंडल करते हो, पैसों को हैंडल करते हो, वो पैसों को हैंडल करना सीखता है। वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, और माता पिता उसके संज्ञान में जो भी करते हैं वो सब उसके लिए लर्निंग है। एक पेरेंट आया था मेरे स्कूल में, अभी दो एक साल पहले की बात है। उसकी लड़की PP2 में पढ़ती थी, जानवी। तो वो आया और बहुत गुस्से में था। उसने कहा मुझसे कि सर, आप उस मोहन को स्कूल से निकाल दीजिए जो जानवी का क्लासमेट है। मैंने कहा तो तुम बैठ जाओ मेरी कुर्सी पर, तुम कर लो जो करना है। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको उठने के लिए, कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको निकाल दीजिए। मैंने कहा जब आपने तय कर दिया है कि मोहन के साथ क्या करना है, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है, आप ही कर लो। तो उसने कहा, थोड़ा सा झिझका फिर उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है उसके साथ, क्यों निकाल दो। तो उसने कहा सर, मोहन ने कल मेरी बेटी को हग किया, किस किया और कहा आई लव यू। मैंने कहा बस इतनी सी बात है? उसने कहा बस इतनी सी बात है। मैंने कहा आप जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा इसको। वो चला गया। मैंने मोहन को बुलाया, मैंने पूछा आपने जानवी को हक किया? उसने कहा हाँ सर, हक किया। मैंने कहा आपने उसको बोला आई लव यू? उसने बोला हाँ बोला। क्यों, ऐसा नहीं बोलना चाहिए? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, जानवी आपकी फ्रेंड है, आपकी क्लासमेट है। उसने कहा पर पापा तो मम्मी को बोलते हैं, पापा मम्मी के साथ करते हैं हक। मेरी समझ में सारी बात आ गई। मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, मोहन के पेरेंट्स को, और मैंने पूछा उनसे कि भैया ये मोहन सोता कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं, उस कमरा तो उसका अलग है, पर अभी 5-6 दिनों से हमारे साथ सो रहा है क्योंकि घर में पेंटिंग चल रही है। तो मैंने कहा भैया फिर 5-6 दिनों से आपके साथ आपके कमरे में ही सो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी गड़बड़ क्या थी, आपको थोड़ा उपवास कर लेते। क्या कर रहे थे आप 5-6 दिन से? उसने ऐसा किया जानवी के साथ। तो जब मैंने उसका प्रश्न किया उसको, तो वो बोला मेरे से कि पापा तो मम्मी को किस करते हैं, पापा तो मम्मी को आई लव यू बोलते हैं। झेप गया बेचारा पेरेंट वो। उसने कहा सर हमने सोचा कि सो गया था। नहीं भैया, आपने सोचा होगा सो गया था, पर वो सोया नहीं है ना। वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी महसूस करता है, वो सब कुछ उसके लिए ट्रेनिंग है, सब कुछ उसके लिए लर्निंग है। तो बहुत आवश्यक है कि पेरेंट्स समझें कि उसके सामने हर चीज, आप कितनी उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां सुना लो कि कितने महान राजा थे, जीवन भर सच बोलते रहे, कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयां आई उनके जीवन में, कितने दुख आए, पर हमेशा सच बोला। और कुप्पू स्वामी का फोन आया, आपने 2 लाख रुपए की पेमेंट उसको प्रॉमिस की है आज, और बैंक में बैलेंस नहीं है। पत्नी आपकी फोन उठाती है, हाँ स्वामी जी, और आप उसको बोलते हो, और पत्नी कह देती है उसको कि नहीं नहीं, वो फोन यहीं छोड़ गए, मंदिर गए, आएंगे तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। अब इसके बाद सीख गया आपका बच्चा देखकर कि जीवन में कभी कोई मुश्किल घड़ी आए तो झूठ बोलकर खिसक लो। आप उसको चाहे जितनी सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां सिखाओ, वो सीख गया है उसको जो सीखना है, देखकर सुनकर सीख गया है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये छठा रूल कि 24/7 पेरेंट्स बच्चों के सामने जो कर रहे हैं वो सब कुछ पेरेंटिंग है, वो देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है। नेक्स्ट रूल सातवां, पहले 6 वर्षों में जो भी करो आप बच्चे के साथ आउट ऑफ लव, प्रेम के साथ ही करना चाहिए। कल मैंने चाणक्य का गृह सूत्र आपको सिखाया था, लालयेत पंचवर्षेषु, पहले 5 वर्षों में जो भी करो प्यार से करो, प्रेम से करो, इतना बॉन्ड बनाओ उसके साथ प्रेम का पहले 5-6 वर्षों में कि उसके बाद 10 वर्षेषु दंडयेत, अगले 10 साल जब उसको दंड देना हो, अनुशासन देना हो, तो आपके चेहरे का भाव बदल जाए, एक मुस्कान थोड़ी कम हो जाए आपके चेहरे पे और उसकी नींद हराम हो जाए। वो बॉन्ड ऑफ लव आपके काम आएगा अनुशासन देने के लिए। तो पहले 6 वर्षों में जो भी करो आउट ऑफ लव करो। बहुत महत्वपूर्ण 8वां रूल, डोंट टीच योर चाइल्ड टू शेयर अप टू 6 years। पहले 6 वर्षों में शेयरिंग मत सिखाओ। ये एक गलती बहुत पेरेंट्स करते हैं। कोई घर में मेहमान आ जाए और उनके साथ बच्चा हो, अपने 3 साल के बच्चे को बोलेंगे अच्छा तेरा एक खिलौना उसको दे, शेयर करो। शेयरिंग बहुत अच्छी बात है। शेयरिंग 5 साल 6 साल के बाद ही हो सकती है। वो क्यों हो सकती है मैं समझाऊंगा आपको, जब अभी उसकी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझाऊंगा तो आपको समझाऊंगा ये बात। 9वां रूल, नेवर टेस्ट योर चाइल्ड। आप जो भी उसको सिखाते हो कभी टेस्ट मत करो उसको, कभी दूसरों के सामने वो परफॉर्म करने की उससे एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि आपने सिखा दिया अब वो परफॉर्मेंस करके बताए। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कितनी बार मैंने देखा है, घर में कोई मेहमान आ जाता है, पेरेंट्स के बबलू बेटा अपना नाम बोलो। अब बबलू मन में सोचता है सुबह से 36 बार तो नाम बोल दिया, या तो आप मुझे मूर्ख समझते हो कि मुझे नाम नहीं पता है अपना, या अपने आप को मूर्ख समझते हो कि मैं बार बार भी बोलूं तो आपके समझ में नहीं आता है कि मेरा नाम बबलू है। मत बोलो उसको, डोंट फोर्स हिम टू डू एनीथिंग। आप जो सिखा रहे हो वो गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लर्निंग है। वो जब परफॉर्म करेगा, अपने मन में जब आएगा तब परफॉर्म करेगा। ब्लेस्ड फील करिए अपने आप को, उसको फोर्स मत करिए कि वो कुछ परफॉर्म करके दिखाए आपको। हमारे स्कूल का एनुअल डे फंक्शन होता है तो मैं पहले पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, जो कर लेंगे वो कर लेंगे, उनके जो जचेगा बच्चों के वो करेंगे स्टेज पर, और कर लें तो आप खुशकिस्मत हो, तालियां बजा देना, और नहीं करें तो डोंट वरी। आपका बच्चा रेडियो या टेलीविजन सेट नहीं है कि आपने स्विच ऑन कर दिया और उसने परफॉर्मेंस शुरू कर दी। वो करेगा जो वो करना चाहता है, एंड लेट हिम डू इट, गिव हिम द फ्रीडम टू डू इट। आप उसको फोर्स मत करिए। 11वां गोल्डन रूल, बहुत प्रश्न पूछेगा आपका बच्चा क्योंकि वो सीखना चाहता है, he has a race to learn। तो वो प्रश्न बहुत से करेगा आपसे, बहुत से प्रश्न पूछेगा, और आपको कई बार उसके प्रश्नों का उत्तर पता नहीं होगा। डोंट गिव हिम ए रॉन्ग आंसर। मेरे पोते ने एक दिन टमाटर ले आया वो मेरे सामने और पूछा मुझसे कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, और हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी अपने स्कूल में ठीक से, तो मुझे पता नहीं है कि उसका रंग लाल क्यों है। तो कुछ भी गड़बड़, कुछ भी रॉन्ग आंसर, कुछ भी ब्लफ मत मारिए उसको। कोई किसी की डेथ हो गई और पूछा बच्चा आपसे कि कहाँ गए दादाजी, और आप बोलो नहीं वो तो स्टार बन गए। अरे जब वो बड़ा होगा और उसको सही उत्तर पता लगेगा तो आपके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, आपकी इज्जत उसके मन में कम हो जाएगी। या तो सही आंसर दो, ऑनेस्ट फैक्चुअल आंसर दो यदि आपको पता हो, और यदि आपको पता नहीं हो तो फिर उससे कहो कि हम जॉइंटली एक्सप्लोर करते हैं। आजकल बच्चों को सब आंसर मिलते हैं, उनको गूगल देवी के पास सब आंसर है, और बच्चे 3 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे को पता है कि उसको कैसे कहां से सही आंसर पता करना है। ब्लफ मत करो, या तो ऑनेस्ट आंसर दो या उसको साथ लो, जॉइंटली एक्सप्लोर करो, सही आंसर पता करो और उसको सही आंसर बताओ। 11th बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा आपके हो गया है और आप दूसरा बच्चा लाना चाहते हो, तो पहले बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होगा क्या, जब दूसरा बच्चा आएगा तो वो छोटा है और इसलिए
आपको बहुत ज्यादा ध्यान उसकी तरफ देना पड़ेगा, 24 घंटे उसको ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और पहला वाला बच्चा उस समय नेग्लेक्टेड फील करेगा, वो दूसरे बच्चे को दुश्मनी की निगाह से देखेगा, जेलस हो जाएगा उसके प्रति, क्योंकि वो दूसरे बच्चे को ब्लेम करेगा अपने मन में इस बात के लिए कि ये जिम्मेदार है मेरी मां को मुझसे दूर करने के लिए। और ये सिबलिंग राइवलरी आगे बढ़ के बहुत खतरनाक हो सकती है। तो यदि आप दूसरा बच्चा लाना चाहते हो तो पहले बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना आवश्यक है। कैसे करोगे? आपको उसको पूछना है कि तेरे को भाई चाहिए या बहन चाहिए, मैं लाऊं, पर उसमें बहुत मेरे को समय लगेगा, मेरे को बहुत तकलीफ होगी, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां अकेली पूरी नहीं कर सकूंगी, उसकी नैपी चेंज करना पड़ेगा, उसको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत छोटा होगा तो कोमल होगा, नाजुक होगा, हर चीज में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो अपने भाई की, अपने बहन की, क्योंकि मैं अकेली नहीं संभाल सकूंगी उसको, तुमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो तुम लेने को तैयार हो जिम्मेदारी, तो फिर हम साथ मिलकर उसको लाते हैं। तो उसको प्रेगनेंसी की ही स्टेज से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि आने वाला दूसरा बच्चा उसकी भी जिम्मेदारी है। और तब यदि माँ का ध्यान अधिक भी गया दूसरे, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर उस बात को सही ढंग से लेगा। ये मेंटली प्रिपेयर करना पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के आने से पहले, ये बहुत ही आवश्यक प्रिपरेशन है। और 12वां गोल्डन रूल, नेवर कंपेयर। अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ हरगिज कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसी हालत में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। मैंने कल कहा ना आपको, ब्रेन के 10 हिस्सों में 750 करोड़ इंसानों के टैलेंट हैं और फिंगरप्रिंट्स में उनका सारा रहस्य छुपा है। 2 बच्चों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, 2 बच्चों की टैलेंट प्रोफाइलिंग भी एक जैसी नहीं होती। तो ये सारे रूल्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद 6 साल तक बच्चा, ये बहुत सिंपल बात है, समझा देता हूं शॉर्ट में आपको। पहले 6 वर्षों में बच्चा 4 स्टेजेस से गुजरता है। जन्म से लेकर 1.5 साल तक बच्चा होपलेसली मां पर डिपेंड होता है। तो उस समय उसको जितना स्पर्श आप ज्यादा से ज्यादा दो, नाल जब उसकी कटती है, पहली बार सांस लेता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है मां से, तो उसको सेपरेशन शॉक लगता है। तो मां उसको अपने पास रखे, अपना दूध पिलाए, टच जितना ज्यादा उसको कर सको आप, उतना उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है। उसकी हर जिम्मेदारी के, वो पेशाब कर देता है, वो बोल नहीं पाता, तो आपको उसकी हर छोटी मोटी जरूरत का सोते जागते 24/7 ध्यान रखना है। और जितना अधिक से अधिक टच हो सके, जितना अधिक से, क्योंकि वो देख भी नहीं पाता, वो सुन भी नहीं पाता, उसकी आईज टू ब्रेन की पाथवेज और ईयर्स टू ब्रेन की पाथवेज ये ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड होती हैं जब वो जन्मता है, और धीरे 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 वो खुलने लगती है। तो उसके बाद ही वो देख सकेगा, उसके बाद ही वो सुन सकेगा 6-7 महीने के आसपास। तब तक उसको जितना स्पर्श से और जितना आप उसको वो कर सको, ट्रस्ट की फीलिंग दे सको, उसमें ट्रस्ट डेवलप करना बहुत आवश्यक है पहले 18 महीने में। 7 महीने के बच्चे को आप पढ़ना सिखा सकते हो, आप गणित सिखा सकते हो, आप एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज सिखा सकते हो। ये सारा कुछ हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है रिलेशनशिप्स की, पहली 5 स्टेजेस गर्भाधान से पहले, 9 महीने की मेडिटेशन और 9 महीने की गर्भ में सारी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग, और जन्म से लेकर 1 साल तक उसको सब कुछ सिखाने की ट्रेनिंग, ये सारा कुछ एक ऑनलाइन हमारा ट्रेनिंग है पेरेंट्स के लिए जो बच्चे को लाना चाहते हैं विश्व में। और ये फर्स्ट स्टेज हो गई। अब 1 साल से लेकर 6 साल तक, तो पहले 1.5 साल में होपलेसली वो डिपेंडेंट है, तो उसको टच से और उसको ट्रस्ट की फीलिंग। 1.5 साल से 3 साल तक ये सेकेंड स्टेज है बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। इसमें बच्चा अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डेवलप करता है। अब वो खड़ा हो गया है, अब वो रेंगने से लेकर घुटनों के बल चलने से, खड़े रहने से अब चलना शुरू कर दिया उसने, तो वो माँ से दूर भी जाने लगा है। तो दूर भी जाता है तो पलट पलट के देखता है कि माँ मुझे देख रही कि नहीं है, माँ मेरे पास है कि नहीं है, गिर जाऊंगा तो संभालेगी कि नहीं संभालेगी। उसमें सेपरेशन एंजाइटी होती है, पर वो माँ से दूर भी जाना आरंभ करता है। तो उसको ये समझ में आने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी माँ से अलग आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तो उस समय उसकी सेपरेट आइडेंटिटी को डेवलप करना बहुत आवश्यक है।
अब उसके कपड़े आप अलग रखोगे, जूते अलग रखोगे, खिलौने अलग रखोगे, लेबल लगाओगे उसके नाम का, तो उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे जूते हैं, ये मेरे नाम का लेबल है। आप पेपर पर हथेली रखकर उसकी आउटलाइन ड्रॉ करके उसको कलर करवाओ उसकी हथेली के आउटलाइन को, और कहो कि ये तुम्हारा हाथ है, ये मेरा हाथ है। आईने के सामने खड़ा करके ये तुम्हारी नाक है, ये मेरी नाक है। आप उसकी हर वो बात करो जिससे उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, उसको छोटे छोटे चॉइसेस दो कि आज तुम ब्लू शर्ट पहनोगे कि रेड शर्ट पहनोगे, उसको चॉइसेस दो। उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स अभी डेवलप होती हैं, उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी डेवलप होती है। और उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए सब कुछ सपोर्ट करना 1.5 से 3 साल के बीच में बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस उम्र में शेयरिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अभी उसको यही पता नहीं है कि वो मां से अलग है और वो एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड है। तो उसको मेरा क्या है और दूसरों का क्या है ये पता नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे जब उसको ये समझ में आएगा कि ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज नहीं है, तब उसको धीरे धीरे ये समझाना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि देखो तुम ज्यादा किस्मत वाले हो, तुम ज्यादा लकी हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और कोई सड़क पे भिखारी दिख जाए, ये कम लकी है, इनके पास कम है, और इनके प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। तो पहले मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, मेरे पास थोड़ा ज्यादा है और दूसरों के पास कुछ कम है, और जिनके पास कम है उनके प्रति मन में करुणा होनी चाहिए। और आउट ऑफ कंपैशन, करुणा के बाद शेयरिंग आती है, और ये होते होते 5 या 6 साल लग जाते हैं। तो छोटी उम्र में बच्चों को शेयरिंग के लिए फोर्स मत करो। 3 से 4.5 साल की जो स्टेज है, इसमें बच्चों की कॉम्पिटेंस डेवलप होनी शुरू होती है। इसमें वो कई काम खुद स्वयं कर सकते हैं। अब उनको भोजन खुद करना सिखाना चाहिए, अब उनको नहाना खुद सिखाना चाहिए, उनको कपड़े पहनना खुद सिखाना चाहिए। 1.5 से 3 साल में तो उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। 3 से 4.5 साल में काफी कुछ काम बच्चे अपनी, उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है, वो खुद करने लायक हो जाते हैं, तो उनको करना देने चाहिए। उनकी कॉम्पिटेंस जहां जहां भी खुद जो कर सकते हैं वो सारा कुछ उनसे उनको करवाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। 4.5 से 5.5 साल तक उनमें पावर डेवलप होता है, शक्ति आ जाती है, फिजिकली वो स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं। तो काफी कुछ फिजिकल काम, वजन के, स्ट्रेंथ के जहां पावर लगता है वो भी कर सकते हैं, और वो भी उनसे करवाना चाहिए। जो कॉम्पिटेंस और पावर की स्टेज है, इसमें जितने अधिक काम उनसे खुद से आप करवाओगे, उनको इंडिपेंडेंटली उन कामों के लिए ट्रेन करोगे, उतनी उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। ये कॉन्फिडेंस उनमें लाने का स्टेज है, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट भी और पावर की स्टेज भी। तो पावर की स्टेज में 4.5 साल से 5.5 साल तक की स्टेज में कोई ड्रामा हो, घर में आप कोई प्ले करना, कोई स्किट करना चाहते हो, उसको राजा बना दो, आप दास बन जाओ। स्कूल में भी हो जाए तो उसको टीचर को रिक्वेस्ट करके असेंबली लीड करने के लिए उसको कभी कभी अपॉर्चुनिटी देने की बात करो। तो उसमें जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, शक्ति आ रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए 4.5 साल से 5.5। तो ये पहले 5-6 साल तक की ये ट्रेनिंग है सारी, और इसमें EQ और SQ के खाली सीड्स आप डाल रहे हो, बीज आप डाल रहे हो। तो जो मैंने 12 रूल बताए पेरेंटिंग के, और उसके बाद ये जो ध्यान रखने को बोला, ये आप EQ और SQ का 20% काम उसके ब्रेन में आप सीड्स डाल रहे हो। अब 6 से लेकर 15 साल तक ये जो समय है, ये अनुशासन का, डिसिप्लिन का, वैल्यूज का, ये सारा सही गलत की समझ का, अच्छे बुरे के ज्ञान का, ये सारा कुछ ये समय है। 10 वर्षेषु दंडयेत, अनुशासन इस समय देना है उनको, एटिकेट देना है, मैनर्स देना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है? तो पहली बात तो जब आप DMIT टेस्ट करवाओगे तो उसमें आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस, और उसको आगे क्या आप हायर स्टडीज करवाना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करना है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी काउंसलिंग में। तो आप उसके हिसाब से उसको वो सारे ट्रेनिंग कोर्सेज आफ्टर स्कूल अवर्स में वो सब करवा सकते हो। वो उसकी प्रिपरेशन है आगे के करियर के लिए। अब EQ और SQ के लिए आपको क्या करना है घर पर? ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत होंगे बच्चों के, और आपको हर प्रश्न का उनको सही उत्तर देना है। 5 साल के बाद आप जब स्टोरीज सुनाओगे तो उनको स्टोरीज के साथ वैल्यूज सिखानी है, मॉरल लेसन सिखाने हैं। केवल वोकैबुलरी नहीं बढ़ानी है, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर और वोकैबुलरी, ये तो आप पहले 5 साल तक करोगे, 3 से 5 साल तक। पर 5-6 साल के बाद में उसको मॉरल लेसन भी सिखाना है, वैल्यूज भी सिखानी है। ये सारी बातें आपको उसको सिखानी है।
कोई प्रश्न बच्चों का ऐसा नहीं है, कोई विषय ऐसा नहीं है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जिस पर चर्चा नहीं हो सकती और जिस पर बात नहीं हो सकती। मुझे याद है, मेरी बड़ी लड़की पुणे रहती है और मेरी जो लड़की की लड़की है, बड़ी लड़की नंदिनी, वो बहुत सवाल करती थी। तो एक दिन घबरा के मेरी लड़की ने मुझे फोन किया पुणे से कि पापा जी, ये नंदिनी बहुत अजीब अजीब सवाल कर रही है, मुझे पता नहीं मैं क्या जवाब दूं इसके सवालों का, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या सवाल कर रही है? तो उसने कहा आज उसने मुझसे पूछा पापा जी कि सेक्सी शब्द का क्या अर्थ है। तो मैंने कहा तुमने क्या उत्तर दिया उसका? उसने कहा, मैंने उससे कहा ऐसी गंदी बातें मेरे से मत करो। मैंने कहा बिल्कुल गलत उत्तर है, गंदी बात क्या है इसके अंदर? उसने कहा मैं क्या जवाब दूं उसको, क्या उत्तर दूं इस सवाल का? मैंने कहा तुमको सिर्फ उसके बच्चे के लेवल पर जाकर इस शब्द का अर्थ समझाना है। उसने कहा आप मुझे समझाओ ना, आप समझो कि मैं नंदिनी हूं और आप मम्मा हो और आप मुझे समझाओ कि इस बात का क्या उत्तर देना है। मैंने कहा देखो, मैं पूछूंगा नंदिनी, तुम सच धज कर मम्मा के साथ पार्टी में चलती हो तो मम्मा तुमको क्या बोलती है, तुम कैसी दिखती हो? तो नंदिनी बोलेगी कि मामा आप बोलते हो मेरे को कि मैं प्रेटी दिखती हूं। तो तुमको सिर्फ उसको यह बताना है कि छोटे बच्चे सज धज के जब चलते हैं तो वो प्रेटी दिखते हैं और बड़ी स्त्रियां सज धज के चलती हैं तो वो सेक्सी दिखती हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपके मन में गंदगी है और आप बच्चे के अबोध मन में क्यों गंदगी डाल रहे हो? बच्चे ने कहीं से सुना है वो शब्द, आप उसको नहीं समझाओगे अर्थ इस शब्द का तो किसी और से जाके पूछेगी वो, और वो पता नहीं है कि वो आदमी उसको सही उत्तर देगा कि नहीं देगा। आपको उसको सही उत्तर सही ढंग से देना है, सही ढंग से समझाना है। हमारे मन में पता नहीं किस किस प्रकार की भरी है बातें और हम वो सारी अपनी गंदगी भी वॉमिट इट आउट ऑन चिल्ड्रन। एक पेरेंट मेरे पास घबरा के आया स्कूल में एक दिन और कहने लगा सर चौराहे पर कितना गंदा गाना बज रहा है। मैंने कहा कौन सा गाना बज रहा है? उसने कहा चोली के पीछे क्या है? मैंने कहा चोली के पीछे एक इंसान है और क्या है? तुम्हारे मन में गंदगी है, चोली के पीछे क्या है वो तुमको गंदा लग रहा है। तुम्हारे कान में रुई डालने से ये गाना तुम्हारे बच्चों के कानों में नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुमको उनको इस गाने को भी, इस गीत को भी सही ढंग से समझने का ज्ञान देना चाहिए। दैट इज पेरेंटिंग। अरे चोली के पीछे एक इंसान है और क्या है? तो हमको अपनी सोच, पेरेंट्स को स्वयं की सोच भी सही करनी पड़ेगी, ये बहुत आवश्यक है। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन का बेसिस क्या है? हम अपने बच्चे की सबसे कमजोर बात, सबसे कमजोर गुण को किसी और बच्चे के सबसे अच्छे गुण के साथ कंपेयर करते हैं, और ये श्योर शॉर्ट तरीका है अपने बच्चे की कॉन्फिडेंस का सत्यानाश करने का। मुझे याद आ रहा है, मैं खामगांव करके एक महाराष्ट्र में जगह, वहां गया था 2-1 साल पहले, और हमने वहां DMIT टेस्ट किया कई बच्चों का। तो एक 14 साल का बच्चा था, उसका टेस्ट किया, माँ बाप और बच्चा तीनों आए काउंसलिंग के लिए, और उसका जो एकेडमिक एरिया था, लॉजिक और लैंग्वेज वाला एरिया वीक था। तो मैंने देखी रिपोर्ट और मैंने पहला ही प्रश्न किया उससे, बच्चे से, कि स्कूल में क्या मार्क्स आते हैं तुमको रिपोर्ट में, पढ़ाई लिखाई में? तो वो थोड़ा सा घबरा गया। तो मैंने बोला नहीं कितने आते हैं, 40-50% आते हैं? तो उसने कहा हाँ बस इतने ही आते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर इतने ही आते हैं। तो मैंने कहा तो इसमें घबराने की क्या बात है? उसका मैनेजमेंट और लीडरशिप वाला एरिया, प्री फ्रंटल ब्रेन वाला स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन एकेडमिक एरिया वीक था। तो उसने कहा बस मैं बहुत प्रयत्न करता हूं पर 40-50% ही आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ना, तो उसमें घबराने की क्या बात है, इसमें उदास होने की क्या बात है? तो उसने कहा उदास होने की बात तो है। मैंने कहा क्या बात है उदास होने की? उसने कहा माँ रोज डांटती है, पिताजी रोज डांटते हैं, घर स्कूल में टीचर रोज डांटते हैं, कई बार क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पढ़ने की लेकिन इससे ज्यादा आते नहीं है मेरे मार्क्स। मैंने कहा इसमें उदास होने की बिल्कुल बात नहीं है। उसने कहा कैसे बिल्कुल बात नहीं है? मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे क्लास में फर्स्ट रैंक किसका आता है? उसने किसी बच्चे का नाम बताया। मैंने कहा वेरी गुड, उसको क्या परसेंटेज मिलता है? उसने कहा आउट ऑफ मिलते हैं। महाराष्ट्र में आउट ऑफ का मतलब 100% मिलते हैं।
तो मैंने कहा अच्छा 100% मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब वो 10th क्लास में मान लो कि उसको 100% मिल गए और वो स्टेट फर्स्ट आके पास हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा उसके बाद क्या होगा, उसको बहुत अच्छे कॉलेज में +2 में सीट मिल जाएगी। मैंने कहा वेरी नाइस। और +2 में भी मान लो उसको 100% मिल गए, उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा उसके बाद क्या होगा, वो IIT जाएगा। मैंने कहा ठीक है, IIT में भी उसने गोल्ड मेडल लेके पास कर ली इंजीनियरिंग, उसके बाद क्या होगा? उसने कहा उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसको गोल्ड मेडल मिल गया, उसके बाद क्या होगा? अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने थोड़ी देर सोच के बोला उसके बाद क्या होगा, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड। उसको बहुत अच्छी नौकरी कौन देगा? अब वो और कंफ्यूज हो गया, पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कंपनी वाले देंगे उसको बहुत अच्छी नौकरी। मैंने कहा वेरी गुड, कंपनी वाले बहुत अच्छी नौकरी देंगे। अब मुझे ये बताओ, वो कंपनी जो उसको बहुत अच्छी नौकरी देगी, वो कंपनी कौन लगाएगा? अब वो कंफ्यूज हो गया। और फिर मैंने उससे कहा वो कंपनी तुम लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मैनेजमेंट और लीडरशिप का बहुत स्ट्रेंथ बड़ा है, तुम्हारा ज्ञान मैनेजमेंट और लीडरशिप में बहुत अच्छा है, तुम्हारी टैलेंट बहुत अच्छी है, तुम वो कंपनी लगाओगे। तुम नौकरी देने वालों में से हो, तुम नौकरी मांगने वालों में से नहीं हो। इसलिए उदास होने की बात नहीं है। वो बच्चा बिलख बिलख के रो दिया। उसके मां रो दी, और उसके बाद जब उसने आंखें पोंछी तो मुस्कुराने लगा। उसकी मां ने कहा कि मैंने 7 साल में इसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, ये पहली बार मुस्कुरा रहा है। हम कितना अत्याचार करते हैं, अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में अपने बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी किसी और बच्चे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करते हैं। ये मानसिक अत्याचार है। कॉन्फिडेंस सत्यानाश करने का सबसे बड़ा तरीका यह है। एक और चीज आपको करनी चाहिए, जीवन के जो भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को यूज करके आपको बच्चों को जीवन के बारे में सिखाना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। किसी की मृत्यु हो जाए तो आपको मृत्यु के बारे में उसको जिस ढंग से उसको समझ में आए उस ढंग से समझाना चाहिए। कोई अचानक कोई अनसर्टेनिटी, कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई संकट आ जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर की कोई परिस्थिति ऐसा हो जाए, तब हमको उनको हायर फोर्सेस, ईश्वर के बारे में सिखाना चाहिए। तब हमको उनको प्रेयर का महत्व सिखाना चाहिए। बहुत सी बातें आप जीवन के अनुभव से सिखा सकते हो। तो इसका एक सुंदर तरीका यह है कि जब बच्चा 10-11 साल का हो जाए तो उसके बाद एक मील, एक भोजन माता पिता को, दादा दादी को और बच्चों को साथ में बैठकर करना चाहिए। और उस मील में क्या करना चाहिए? उस मील में बहुत सी बातें आप कर सकते हो। आप सबको मौका दे सकते हो अपनी फेवरेट डिश क्या है भोजन में, इसके बारे में बोलने का। आप सबको मौका दे सकते हो अपनी दिन भर की दिनचर्या के बारे में बोलने का। आप सबको मौका दे सकते हो अपनी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने का। आप सबको मौका दे सकते हो कि उसकी हॉबी क्या है, उसके बारे में चर्चा करने का। पेरेंट, पिता, पिछले 24 घंटे में उसके साथ जो सबसे अच्छी घटना हुई वो शेयर कर सकता है, जो सबसे बुरी घटना हुई वो शेयर कर सकता है, और उससे उसने क्या सीखा ये भी शेयर कर सकता है। और ये सब प्रोग्रामिंग है बच्चों के माइंड के लिए, उनको अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा मैच्योरिटी देने की। कुछ समय बाद जब ये वातावरण हो जाए डाइनिंग टेबल पर कि हम सब एक दूसरे के मित्र हैं और हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, मेरे पिता अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं भी शेयर करते हैं, तब आप बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दो कि पिछले 24 घंटों में उनके साथ जो सबसे अच्छी घटना हुई वो शेयर करें, जो सबसे बुरी घटना हुई वो शेयर करें। और वो शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका सोचने का ढंग क्या है, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपके और आपके बच्चों के बीच में कम से कम 4-5 जनरेशंस का गैप है, 4-5 पीढ़ियों का गैप है। आपके और आपके पिता के बीच में एक ही पीढ़ी का गैप है, पर आज हर 3-4 साल में नॉलेज डबल हो रहा है, ज्ञान डबल हो रहा है, और हर 3-4 साल में एक नई पीढ़ी आ रही है सामने। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, बड़ी बहन को छोटी बहन कहती है, 5 साल छोटी बहन है, वो बड़ी बहन को कहती है यू आर एंटिक, तुम पुरातन जमाने की हो,
तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आएगी। यू आर फ्रॉम ए डिफरेंट जनरेशन। 5 साल के गैप में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके 10-12 साल के बच्चे किस ढंग से सोचते हैं, और उनका सोचने का ढंग आपकी समझ में आए, इसके लिए आवश्यक है कि आप उनको कम्युनिकेट करने का अवसर दो, आप उनको शेयर करने का कॉन्फिडेंस दो। और वो तभी करेंगे जब आप उनके साथ शेयर करना शुरू करोगे, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे कि अब तुम बड़े हो गए हो एंड आई रेस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। और ये धीरे 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 एक दिन में नहीं होगा। ऐसा कोई स्विच नहीं है जिसको आप ऑन करके कर सकोगे। आपको ये धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा घर में कि हम सब एक दूसरे के मित्र हैं, हम सब एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, आपको अपने बच्चों को फोकस करना है उनके एफर्ट पर, रिजल्ट पर नहीं। आपको उनको एक कॉन्फिडेंस देनी है फेलियर्स हैंडल करने के लिए कि तुम्हारे हाथ में एफर्ट है, प्रयत्न करना तुम्हारे हाथ में है और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 100% प्रयत्न करने के बाद जो भी रिजल्ट आए, मैं उसके लिए तैयार, आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट। पेरेंट्स गलती बहुत करते हैं कि हम रिजल्ट का प्रेशर बच्चों के माइंड पर डालते हैं। रिजल्ट का प्रेशर बिल्कुल मत डालिए, फोकस ऑन द एफर्ट। ये गीता का संदेश है ना, हमारे सबसे महान ग्रंथ का संदेश है ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप भी जो प्रयत्न करते हो जीवन में, क्या 100% आपको उसका रिजल्ट मिलता है? हर बार सफल होते हो? आप नहीं होते हो। तो क्यों बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डालते हो कि वो सफल होकर दिखाए हर बार? आपको उसको ये प्रेशर देना चाहिए कि एफर्ट 100% होना चाहिए, 100% प्रयत्न हो, उसके बाद जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, उसके लिए मैं तैयार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिटी सर्विस, आप कभी संडे उनको, जो भी आप कोई काम करते हो कम्युनिटी सर्विस के लिए, उसके लिए उनको साथ ले जाओ। धीरे धीरे उनको ये ट्रेनिंग मिले कि हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, कम्युनिटी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आएगा टीनेज में, जब बच्चे 13 से लेकर 16, 15, 16, 17 की उम्र तक जाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आएगा। क्यों आएगा? उनके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, करियर की अनसर्टेनिटी है। ये सब कुछ प्रेशर इस समय उनके दिमाग पर है और उनको आजादी चाहिए। आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो एक कंट्रोल और आजादी के बीच का बैलेंस बिठाना भी बहुत आवश्यक है। ये एक स्विच नहीं है कि एक दिन में कंट्रोल निकाल दी और आजादी पूरी दे दी। लाइसेंशियसनेस नहीं देनी है, आजादी देनी है अकाउंटेबिलिटी के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये धीरे 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 होना चाहिए। 12, 13 से लेकर 15 साल तक की उम्र तक छोटे छोटे उनको डिसीजंस देने चाहिए, छोटी छोटी रिस्क उनको लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पर धीरे धीरे आजादी देनी चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे कार चलाते समय क्लच और एक्सीलरेटर होता है ना, तो आप एक्सीलरेटर दबाते हो और धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हो, ऐसे धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे आजादी बढ़ानी चाहिए। और ध्यान उस समय पूरा रखना आवश्यक है उनके ऊपर कि आपकी आजादी जो आप बढ़ा रहे हो, उसका गलत दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है कहीं पर। एक बहुत सुंदर कहानी है, मेरे अपने जीवन की घटना है। मैं तो अपने जीवन से हजारों घटनाएं बता सकता हूँ। मेरी माँ का जो पेरेंटिंग था, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर पेरेंटिंग मैंने तो जितना सुना है, देखा है जहां भी पेरेंटिंग के बारे में, बहुत सुंदर। वो बिल्कुल सेकंड क्लास पास थी, पर बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ही क्रिएटिव थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। एक बार मैं कोई 13-14 साल का रहा होगा और मैं कॉलेज से जाता था, तो अपने दोस्तों के यहाँ उनके शॉप्स पर बैठ जाता था, 2-4 घंटे वहां बिताकर कभी कभी शाम को लेट भी घर आता था। और मैं घर आता लेट, कभी शाम को अंधेरे के बाद जब भी आता, मैं दरवाजे पे नॉक करता, मेरी माँ दरवाजा खोलती, मैं अंदर आता और वो पीछे से दरवाजा बंद करती। और इस क्रिया में वो प्रयास करती कि अपनी नाक मेरे मुंह के नजदीक लाए और मुझे थोड़ा सूंघे। जब भी मैं लेट आता, वो दरवाजा खोलकर बंद करने के बीच में अपनी नाक को मेरे मुंह के पास लाकर थोड़ा सूंघने का प्रयास करती। अब मैं भी उसका ही बेटा था, मैं भी इंटेलिजेंट था, मुझे पता था कि वो क्या कर रही है। एक दिन दोस्तों के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, गरम गरम, बिल्कुल माइंड मेरा उत्तेजित था, और आया मैं घर और मैंने नॉक किया, माँ ने दरवाजा खोला, मैं अंदर आया और माँ ने सूंघने का प्रयास किया और मैं भड़क गया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो, ये क्या सूंघ रहे हो? शराब पीकर आए हो, सिगरेट पीकर आए हो, भरोसा नहीं है मेरे ऊपर?
मेरी माँ ने दरवाजा बंद किया, मेरी उंगली पकड़ी और कहा चल अंदर। अंदर ले गई, मुझे बिठा दिया और फिर कहा मुझसे कि देख, तेरे ऊपर तो पूरा ही भरोसा है, तू मेरा ही खून है, पर तेरे आसपास ये जो दुनिया है, इस दुनिया पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पर बुरे लोग भी हैं, और तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरी समझ में आ जाए कि तेरे लिए अच्छा क्या है और तेरे लिए बुरा क्या है। और इसलिए जब भी तू लेट आता है, मुझे चिंता रहती है कि तू कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। मैं घबराती रहती हूँ, और इसलिए जब तू आता है तो मैं चेक करती हूँ। तुझे चेक करना मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा कर्तव्य भी है। तुझे आजादी चाहिए, मैं दोस्तों के पास जाने के लिए रोक नहीं रही हूं तुझे, और तू किसके साथ है ये ध्यान रखना मेरा आवश्यक है। तू वहां क्या कर रहा है इस पर ध्यान रखना मेरे लिए आवश्यक है। और फिर उसने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उसने कहा कि तुम जब सड़क पे जाते हो, चलते हो, तो सड़क के बगल में छोटे छोटे पौधे होते हैं, और उन पौधों की रक्षा करने के लिए एक राउंड फेंसिंग होती है, जाली होती है लोहे की। वो क्यों होती है जाली? वो इसलिए होती है कि पौधा अभी नाजुक है, जानवर खा जाएंगे, बरसात में हवा में टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए वो लोहे की जाली होती है। तू ऐसा पौधा है अभी, और मैं वो लोहे की जाली हूं। तेरा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। पर जिस दिन पौधा बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, उसकी जड़ें जमीन में गहरी चली जाती हैं, और वो स्वयं की जिम्मेदारी खुद उठाने लायक हो जाता है, फिर उसके आसपास उस राउंड फेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। तू भी जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने जीवन के निर्णय खुद लेने लायक हो जाएगा, और उन निर्णयों के जवाबदारी उठाने लायक हो जाएगा, तब मेरी आवश्यकता नहीं रहेगी, तब मैं चेक भी नहीं करूंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मैं जरूर चेक करूंगी, और तुझे इस बात का बुरा नहीं मानना है। ये सब बता के कह के उसने मेरा बुखार तो कम कर दिया, और उसके बाद उसने जो ब्रह्मास्त्र यूज किया, मैं 50 साल हो गए उस बात को, और मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। उसने बिठाया और कहा मुझसे कि देखो, जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तुम 1.5 वर्ष के थे, और वो बार बार मरने से पहले तुम्हारी तरफ पलट पलट कर देख रहे थे। मुझे पता था कि उनकी आत्मा अटकी है, तुम में वो जा नहीं पाएंगे शांति से। तो मैंने उस दिन कहा उनसे कि आप जाओ शांति से, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, इसको बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, आप शांति से जाओ। और उसके बाद वो मरे। मैंने उनको वचन तो दे दिया कि मैं तुमको बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, पर आज मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमको अच्छा इंसान बनाना केवल मेरे वश में नहीं है। तुमको अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे तुम्हारे भी सहायता चाहिए। तो इसलिए आज तुम मुझे वचन दो कि तुम जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मेरा तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन खाली हो जाए। मैं उस बात को आज तक नहीं भूल सका। 50 सालों में कई बार ऐसा टेम्पटेशन हुआ कि कुछ गलत कर लें, पर हर बार उसको जो वचन दिया हुआ है वो मेरे ध्यान में आता है, और मैं अपने आप को गलत करने से रोक सकता हूं। ये हर मां कर सकती है। आपको अपने बच्चे को सही समय पर सही ढंग से सही बात सिखानी है। ये EQ और SQ उसके जीवन में आपको पैदा करना है, अनुशासन से, अपने एग्जाम्पल से, स्वयं के एग्जाम्पल से, उसके साथ बातचीत कर कर, डाइनिंग टेबल पर उसके साथ चर्चा करके, उसको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करके, उसके जीवन के अनुभवों को, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। तभी आप समझ पाओगे कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है। नेवर अलाउ देम टू बिकम आइलैंड्स। वो अपने कमरे में बंद रहे और आइलैंड हो जाए, ये कभी अलाउ मत करो। उनको हर घर के काम में इन्वॉल्व करो, उनके साथ उनके स्तर पर जाकर, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का ध्यान रखकर। ये अच्छी पेरेंटिंग है। आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। मुझे पता है कि 1 घंटे में मैं सारे सवाल एड्रेस नहीं कर सका हूं। आपकी सारी शंकाएं शायद मैंने दूर नहीं कर पाया होगा मैं 1 घंटे में। तो आपके प्रश्न जो भी रहेंगे, कृपया डालिए, आप डॉक्टर अजय के नंबर पर या ललित के नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर कल जब हम मिलेंगे तो सारे प्रश्नों का मैं उत्तर उस समय अपने कल के टॉक में जरूर सम्मिलित कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।